हाँ जी डियर व्यूअर, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्लास +2 के लिए है। सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी और इसके अंदर हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके बेसिक टर्म्स आएंगी। बेसिक टर्म्स के अंदर आप बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशो, ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर माल्थस की थ्योरी, ट्रांजैक्शन मॉडल, ये कुछ बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका कि जो डेमोग्राफी है इसका मीनिंग क्या होता है। डेमोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं। एक वर्ड है आपके पास डेमोस और एक वर्ड है आपके पास ग्राफिया। डेमोस प्लस ग्राफिया, इन दोनों वर्ड्स को जोड़कर ही जो ये टर्म है डेमोग्राफी ये बनी है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और ग्राफिया का मतलब होता है किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं पीपल को। तो डेमोग्राफी हमें ये बताता है कि किसी भी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको डिस्क्राइब किया जाए। डिस्क्राइब करने से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है कि वहाँ पर जितने भी लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं तो उनकी लिटरेसी रेट कैसा है, वहाँ पर मेल फीमेल की रेशियो कैसी है, उनमें से डेथ रेट कैसे चल रहा है, वहाँ पर बर्थ रेट कैसे चल रहा है। तो हम उस पॉपुलेशन को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब हम किसी कंट्री के अंदर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका मतलब होता है डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफी को अगर आप शॉर्ट में बताएं तो आप सिर्फ लिख सकते हो कि डेमोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इन द पर्टिकुलर एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग हैं उनको डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना, उनकी लाइफ के बारे में बताना। लाइफ के अंदर हम कल्चर वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो स्टैटिक्स डाटा है उसको ही एक्सप्लेन करेंगे, या किसी चीज़ के पीछे क्या कॉजेज है और क्या उसके इफेक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम डिस्क्राइब करेंगे। इसको हम नंबर्स के अंदर शो करेंगे। इसका मतलब होता है डेमोग्राफी। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि डेमोग्राफी इज द सिस्टमेटिकल स्टडी। डेमोग्राफी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है पॉपुलेशन की। और पॉपुलेशन कहाँ की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हो सकती है। जब हम किसी कंट्री की, किसी एरिया की या किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन को सिस्टमेटिकल स्टडी करते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं हम डेमोग्राफी। तो आप इसकी ये डेफिनेशन है जो राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो आपकी डेमोग्राफी है वो कितनी टाइप की होती है। टाइप ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डेमोग्राफी तो आपकी होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, फॉर्मल डेमोग्राफी। दूसरी हमारी डेमोग्राफी होती है सोशल डेमोग्राफी। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि आपकी फॉर्मल डेमोग्राफी क्या है और सोशल डेमोग्राफी क्या है। फॉर्मल डेमोग्राफी का बेसिक मतलब होता है कि जब हम किसी कंट्री के अंदर फैक्ट या जब उस पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि आपकी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो सिर्फ इसमें हम ये बता रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो ये एक डेटा है, सिर्फ डेटा। क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, या उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, उसका क्या कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ के बारे में फॉर्मल डेमोग्राफी स्टडी नहीं करता। तो फॉर्मल डेमोग्राफी आप सिर्फ इसको डाटा या उसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, आपकी कंट्री के अंदर परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल कितने हैं। तो ये सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, फैक्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो जब कोई भी डेमोग्राफी आपको डाटा या फैक्ट, या आप इसको एक वर्ड और यूज करना चाहते हो तो ये आपका एक स्टैटिकल एनालिसिस है। स्टैट का मतलब होता है जिसके अंदर आप डाटा या फैक्ट की स्टडी करते हो सिस्टमेटिकल तरीके से। तो इसके अंदर आप सिर्फ डेटा या फैक्ट के ऊपर ही कंसंट्रेट करोगे,
तो ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है आपकी पॉपुलेशन का, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप सीधा लिखोगे कि फॉर्मल डेमोग्राफी इज ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो आप जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया की स्टैट के अकॉर्डिंग या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो तो उसको आप लिखते हो यहाँ पर फॉर्मल डेमोग्राफी। जब हम बात करते हैं सोशल डेमोग्राफी की, तो सोशल डेमोग्राफी के अंदर जो हमारे को फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर जो भी डेटा मिला है, तो उस डेटा के कम या ज़्यादा होने के पीछे क्या क्या कारण है, आप उसके पीछे रीज़न फाइंड करोगे कि ऐसा क्यों है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे कौन से फैक्टर हैं, या आप उसके साथ हमारी कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जब हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के जो भी हमारे पास स्टैटिकल डेटा है, अब उस डेटा के पीछे ज़्यादा या कम होने के रीज़न को पता करते हैं, ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कम होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब हम कॉज और इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोशल डेमोग्राफी। कि किसी डेटा के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लो सपोज करो किसी कंट्री के अंदर डेथ रेट ज़्यादा है, तो हम उसके पीछे के अगर रीज़न पता करना चाहते हैं कि हमारी कंट्री के मुकाबले बांग्लादेश के अंदर डेथ रेट ज़्यादा क्यों है, तो अगर हम उसके रीज़न को फाइंड करेंगे, इसका मतलब आप यहाँ पर सोशल डेमोग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हो। और डेथ रेट ज़्यादा होने से कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने से कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट का मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने या कम होने से जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कुछ इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब हम इन सभी कॉजेस का और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सोशल डेमोग्राफी। तो ये आपकी दो टाइप की डेमोग्राफी है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मल डेमोग्राफी सिर्फ आपको डेटा बताती है, और ये डेटा के कम या ज्यादा होने के कारण भी बताती है, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉज और इफेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सोशल डेमोग्राफी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के अंदर आपके पास कौन सी बेसिक टर्म्स है, कंसेप्ट कौन से हैं, और उसके साथ रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके पास कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। या आप ये कह लीजिए कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारी, ये कितना रिप्लेस कर रही है आपकी ओल्ड जनरेशन को। अब जैसे ओल्ड जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन में क्या होता है, देखो जैसे आप सपोज करो कि आप अपने फादर या मदर दोनों में से जो आपके मदर या फादर हैं, ये आपकी ओल्ड जनरेशन है आपकी फैमिली की। अगर आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को देखोगे तो ये उससे भी ओल्ड है। तो प्रेजेंट जनरेशन कौन है, जो आप सपोज करो कि आप प्रेजेंटली स्टूडेंट हो, तो आप प्रेजेंट जनरेशन हो। आपकी फैमिली की ओल्ड जनरेशन कौन है, आपके मदर एंड फादर, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी ओल्ड जनरेशन है। अब रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन को कैसे रिप्लेस कर रही है। रिप्लेसमेंट तीन तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले होती है जीरो, एक होती है आपकी रिप्लेसमेंट पॉजिटिव, और एक रिप्लेसमेंट होती है आपकी नेगेटिव। अब ये देखिए कैसे होती है। ओल्ड जनरेशन में हमेशा दो ही रहेंगे, एक आपके पापा और एक आपके मम्मा, मतलब मदर एंड फादर। तो ओल्ड जनरेशन होगी आपके पास दो। अब आपके मम्मी पापा ने जो फैमिली को आगे रिप्रोड्यूस किया, आप सपोज करो कि आप भी दो बहन भाई हो या दो भाई हो, मतलब आपके मम्मी पापा के दो ही बच्चे हैं। तो ओल्ड जनरेशन दो थी, नई जनरेशन भी दो है, तो दो रिप्लेस हुए, दो ही नए आए, तो टोटल ग्रोथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं जीरो, जीरो रिप्लेसमेंट। और जीरो रिप्लेसमेंट होने का मतलब क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगी, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो स्टेबल रहेगी ऑलमोस्ट। क्योंकि दो पुराने ओल्ड आपके चले जाएंगे और दो नए आ जाएंगे, तो टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ के अंदर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम जीरो रिप्लेसमेंट लेवल। इसके अंदर आपकी पॉपुलेशन स्टेबल रहती है।
पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी ओल्ड जनरेशन 2 है, मतलब एक मदर एक फादर सेम। वैसे ही इन्होंने अब बर्थ दिया, सपोज करो 2 से ज़्यादा बच्चों को। आपकी फैमिली के अंदर सपोज करो आप 2 या 2 से ज़्यादा ब्रदर सिस्टर हो, किसी की फैमिली के अंदर अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ओल्ड जनरेशन तो 2 कम हुई है, लेकिन जो नई जनरेशन आई है वो आई है 3, मतलब कि एक बढ़ गई। तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। और जब भी पॉजिटिव होगी तो आपकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लेवल। नेगेटिव कैसे होता है कि जैसे आपके मदर और फादर 2 हो गए, अब आपके फैमिली के अंदर सिर्फ आप सिंगल चाइल्ड बच्चा ही हो, लड़का है या लड़की है, सिंगल है, एक ही है, तो ओल्ड 2 हैं, अब प्रेजेंट 1 है, तो इसमें ओवरऑल 1 कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इससे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन जाती है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब अब क्लियर हो गया कि ओल्ड जनरेशन को प्रेजेंट जनरेशन कैसे रिप्लेस करती है, दैट इज नाउन एज रिप्लेसमेंट लेवल। बच्चे 2 होंगे तो 0 है, 2 से ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव है, अगर 2 से कम होंगे तो नेगेटिव है। चाहे 0 भी हो तब भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉपुलेशन ओल्ड से जो प्रेजेंट है वो कम है, तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो ये आपके टॉपिक पहला रिप्लेसमेंट लेवल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ से सेकंड टर्म है हमारे पास फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, फर्टिलिटी जैसे देखो कोई भी हमारे पास लैंड है, उसके अंदर एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। अब कोई ज़मीन अच्छी है तो उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, अगर कोई ज़मीन थोड़ी कम है तो उसके अंदर हम कहेंगे कि उसकी फर्टिलिटी कम है। ठीक है। इसी तरीके से जब किसी भी कंट्री के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी भी एक फर्टिलिटी है जो वो मदर के अंदर होती है। आप देखोगे कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप माँ नहीं बन सकते, इट मीन्स उनकी फर्टिलिटी लो है। तो फर्टिलिटी का अब बेसिक मतलब ये होता है कि 15 ईयर से लेकर 49 ईयर तक की जितनी भी फीमेल हैं, यानी कि जो वुमेन है, इन्होंने जितने भी लाइव बच्चों को बर्थ दिया है उसके रेट को हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। कि जो एज एज आपको याद रखनी है कि 15 से लेके 49 तक, 15 साल से लेके 49 साल तक जितनी भी फीमेल किसी लाइव बच्चे को जन्म देने के लिए एबल हैं, उस रेट को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। अगर आप किसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो कि दी नंबर ऑफ लाइव बर्थ, लाइव बर्थ मतलब जो जो बच्चा जीवित पैदा हुआ है, बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 49 ईयर ओल्ड वुमेन पर थाउजेंड जो फीमेल हैं जिनकी उम्र 15 से 49 साल है, उनके बीच में जितनी भी ये लेडीज हैं जिन्होंने नंबर ऑफ लाइव बर्थ बच्चों को जन्म दिया है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। ये एरिया वाइज अलग अलग होता है। अब जैसे चाइना की देखोगे तो फर्टिलिटी रेट कम है, क्योंकि वहाँ पर जो फीमेल है उनका न्यूट्रिशन लेवल कम है। क्यों है? क्योंकि उनका खाना पीना, जो डेली की वर्किंग हैबिट्स है, कैलोरी बर्न करने का जो मेथड है वो सबका अलग अलग होता है। इसीलिए हर फीमेल की फर्टिलिटी सेम नहीं होती। अगर आप रूरल एरिया को अगर आप अर्बन एरिया से कंपेरिजन करोगे तो रूरल एरिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो बेटर होता है, और जो अर्बन है उनके अंदर उनका जो लिविंग ऑफ स्टाइल है वो अलग है, उनका वर्किंग स्टाइल कम है। तो हम यहाँ पर फीमेल है जो रूरल एरिया के अंदर रह रही हैं, इनका वर्किंग एरिया अलग है, उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ा फिजिकली हार्ड वर्क करती हैं, तो इसकी वजह से उनका जो खाना पीना है वो रूरल एरिया का ज़्यादा बेटर है, वो हेल्थी फूड खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट में IMR लिखते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, हिंदी में हम इसको लिखते हैं शिशु, एक छोटा बच्चा जिसकी जो एज है वो आपकी 1 साल से कम है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट। अब इसमें होता क्या देखो, और यहाँ पर जो वर्ड मोर्टेलिटी इसका मतलब होता है मृत्यु। अब यहाँ आप इसके नाम से क्लियर समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो किसी कंट्री के अंदर 1000 बच्चा पैदा हुआ जिनके लाइव बर्थ हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से जितने बच्चों की मौत जन्म के 1 साल से पहले पहले
हो जाती है उनको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब 1000 में से सपोज करो कि आपके 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो डेथ है वो 1 साल की उम्र से पहले हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे numbers of infant who have died before the age of, आप बिफोर वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिलो भी यूज करते हो, एज ऑफ 1 year per 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चे जिनका लाइव बर्थ हुआ उनमें से जिन बच्चों की मौत 1 साल से पहले हो गई है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स की, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एज स्ट्रक्चर। अब जो एज स्ट्रक्चर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो एज स्ट्रक्चर में आते हैं 0 से लेके 15 साल तक के बच्चे, ये है हमारा ग्रुप नंबर 1। दूसरा ग्रुप आता है आपका 15 से लेके 64 ईयर तक के, और 64 से जो ज़्यादा है ये आपका थर्ड ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं इंडिया के अंदर एज स्ट्रक्चर। अब इनमें से देखिए कि ये तो सारे बुजुर्ग हो गए, ये आपकी वो क्लास है, अब 15 साल की उम्र के बाद लगभग हर पर्सन कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए जो रेडी होता है, और इस क्लास को हम बोलते हैं वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास जिसने काम करना है। आप देखोगे आप लाइफ के अंदर 15 साल से लेके लगभग 60-65 साल तक की उम्र तक की काम करते हो, तो इसका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है 15 से लेके 64 तक, इसको हम बोलते हैं वर्किंग क्लास। जब आप 15 साल तक की उम्र के होते हो तो आप अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करते हो, तो आप इसलिए इसको लिखते हो डिपेंडेंसी क्लास, या ग्रुप कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है वो अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप 15 ईयर से अगर कम हो तो आप ज़्यादा करके इस क्लास के ऊपर ही डिपेंड करते हो, अपने मदर फादर ग्रैंडफादर भी इसमें आ सकता है, तो इनके ऊपर आप डिपेंड करते हो। लेकिन जैसे ही आपके माता पिता 64 से अबव हो जाएंगे तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते, तो ये क्लास जब इसके ऊपर डिपेंड करती है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी क्लास। अब जैसे आपकी फैमिली के अंदर आपके सपोज करो दादाजी हैं, सपोज करो कि उनकी 75 साल उम्र है, आप सपोज करो कि 14 साल के हो, आपके पिता 40 साल के हैं, तो इट मीन्स ये बात क्या है कि आपके पिता आपके दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे क्योंकि अब वो काम नहीं कर सकते, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके ऊपर है, क्योंकि ये वर्किंग क्लास है, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो ये दोनों जो ग्रुप हैं, आप और आपके दादाजी आपके फादर के ऊपर या आपकी मदर के ऊपर डिपेंड हो, तो इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी क्लास। तो ये वर्ड आपका एज स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ आपको एक कंसेप्ट पूछा जाता है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है इसको आप न्यूमेरिकली कैसे निकालते हो। अब आपने सपोज करो कि डिपेंडेंसी रेशियो निकालनी है कि आपकी कंट्री के अंदर कितनी डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति डिपेंड करते हैं, डिपेंड कौन करता है, एक तो 14 ईयर तक वाले और एक 64 से ज़्यादा वाले, उनको तो लिखेंगे हम ऊपर, जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन 0 to 14, जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये डिपेंड करते हैं। दूसरा कौन डिपेंड करते हैं, जिनकी एज है, जो नंबर ऑफ पर्सन अबव 64, जिनकी उम्र 64 से ज़्यादा है, ये दोनों डिपेंड करते हैं। अब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग क्लास के ऊपर। अब वर्किंग क्लास में कौन आ गया, इसके अंदर आपका आ गया नंबर ऑफ पर्सन 15 to 64। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिपेंडेंसी रेशियो निकालने का। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो कि आपकी कंट्री के अंदर टोटल 100 करोड़ व्यक्ति हैं, इसमें से जो 0 से 14 वाले हैं ये हैं सपोज करो कि 20 लाख, और जो आपके 15 से 64 वाले हैं ये सपोज करो हैं आपके पास 60 लाख,
और जो आपके 15 से 64 से ज़्यादा हैं, जिनकी एज 64 से ज़्यादा है, ये आपके पास 20 लाख है। अब आप यहाँ पे निकाल रहे हो इनकी डिपेंडेंसी रेशो। अब ये देखो कैसे निकलेगी। पहले हम उन व्यक्तियों को लिखेंगे जो डिपेंड करते हैं। डिपेंड कौन करते हैं? 0 से 14 वाले और एक 64 से ज़्यादा वाले। तो ये आपके 0 से 14 वाले कितने लाख हो गए यहाँ पर? 20 लाख। और 64 से ज़्यादा वाले भी कितने? आपके 20 लाख। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? 60 लाख लोगों के ऊपर। तो ये आ गया। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ गया? 40 डिवाइडेड बाई 60। तो 0 से 0 काट दोगे आप, और यहाँ पर आपका आ गया 2/3। मतलब यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी रेशियो क्या आ गई? 2/3। अब 2/3 का मतलब है कि हर दो व्यक्ति 3 व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड है अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए। 3 व्यक्तियों के ऊपर 2 व्यक्तियों की जिम्मेवारी है, और इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ रिलेटेड मैं आपको एक कंसेप्ट और कराता हूं, जिसका नाम है आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इसी टॉपिक को हम दोबारा लेके चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक क्लास तो होती है आपकी वर्किंग क्लास, जो काम करती है, जिसके अंदर आपके 64 तक वाले सारे ही आगे। एक क्लास होती है आपकी नॉन वर्किंग क्लास, और मैं इसको नॉन वर्किंग क्लास लिखूं, या आप इसकी जगह पर लिख सकते हो डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास, जिसके अंदर आपके 0 से 14 वाले और आपके 64 से ज़्यादा वाले सारे व्यक्ति इसमें आगे। तो इसको हम नॉन वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं वर्किंग क्लास के ऊपर। अब किसी कंट्री के अंदर वर्किंग क्लास सपोज करो ज़्यादा है, काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, और जो डिपेंडेंट व्यक्ति हैं वो कम है, तो इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब जैसे लास्ट मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, उस न्यूमेरिकल में मैंने वर्किंग क्लास कितनी लिखी थी? 60 लाख। ये थे आपके 20 + 20, यानी कि ये थे आपके 40 लाख। तो यहाँ पर ये क्लास कौन सी आपकी? नॉन वर्किंग। और ये क्लास कौन सी आपकी? वर्किंग। तो अगर वर्किंग क्लास ज़्यादा है और नॉन वर्किंग क्लास कम है, तो आप इसको बोलोगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो यहीं से लिखो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स व्हेन द वर्किंग क्लास इज ग्रेटर देन और मोर देन नॉन वर्किंग क्लास। या आप ऐसे लिख सकते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर टू दी व्हेन इन ए कंट्री वर्किंग क्लास इज मोर देन दी डिपेंडेंस क्लास। तो आप चाहे यहाँ पर वर्किंग नॉन वर्किंग वर्ड यूज करो, चाहे आप इसके अंदर डिपेंडेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसके बाद कुछ बिल्कुल ही आसान टर्म्स हैं, जिसके अंदर आपके पास पहले आता है एक बर्थ रेट, एक आपके पास आता है यहाँ पर डेथ रेट। बर्थ रेट का बेसिक मतलब होता है कि किसी कंट्री के अंदर जितने भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो पर 1000 पॉपुलेशन कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000। किसी कंट्री के अंदर पर 1000 जितने भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। सेम इसी तरीके से द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितनी नंबर ऑफ डेथ होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसको हम बोलते हैं डेथ रेट। अब यहाँ से आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कीजिए कि कई बार एग्जाम के अंदर ना डेथ रेट वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह पर आपको वर्ड यूज किया जाता है मोर्टेलिटी रेट। तो आप यहाँ से याद रखिए, मोर्टेलिटी रेट आपको लिखा जा सकता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब ही डेथ रेट होता है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट को आप दो तरीके से अलग से पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछा जा सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक आपको पूछा जा सकता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर इन्फेंट पूछा जाएगा तो ये आपको 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों की बात कर रहा है, और मैटरनल का मतलब होता है कि जब कोई भी कंट्री के अंदर पर 1000 फीमेल में से जितनी फीमेल की डेथ ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ चाइल्ड, ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ चाइल्ड,
अगर बच्चे को जन्म देने के दौरान किसी मदर की मृत्यु हो जाती है पर 1000 के हिसाब से, उसको मैटरनल बोलते हैं। तो मैटरनल के अंदर मदर की डेथ होती है ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ चाइल्ड। इन्फेंट के अंदर बच्चा लाइव पैदा हुआ है लेकिन उसकी एज 1 साल से पहले अगर डेथ होती है उसको इन्फेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिखा आएगा वहां पर मोर्टेलिटी रेट, ओनली मोर्टेलिटी, तो आप उसको लिखोगे वहां पर डेथ रेट। तो डेथ रेट का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या है, मोर्टेलिटी रेट। ये कंसेप्ट आपको बड़ा ध्यान से रखना है वहां कि डेथ रेट का ही दूसरा नाम मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी में इन्फेंट की भी हो सकती है, मैटरनल की भी हो सकती है। मैटरनल के अंदर मदर का केस है, इन्फेंट के अंदर बच्चे का केस है, लेकिन उसमें उम्र 1 साल से कम ही रखनी है आपने। इसके साथ आपको एक टॉपिक आता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये हम कैसे निकालते हैं कि नेचुरली हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, किस रेट से बड़ी है, कैसे निकालते हैं हम। जितना आपका बर्थ रेट है, ये जो आपने बर्थ रेट निकाला है, इसमें से अगर आप डेथ रेट को माइनस कर दोगे तो आप लिखोगे इसको रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज ए डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या है, डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज रेट। तो ये तीनों कंसेप्ट आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है किसी चीज का विस्फोट होना, और विस्फोट का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज का बढ़ना। ये कब होता है, इंडिया के अंदर जो 1980 से लेके 1991 का जो डिकेड है, इसको आप बोलते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड। ये आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल का टाइम पीरियड। क्योंकि डिकेड वर्ड हम इसलिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन काउंट होती है वो हर 10 साल के बाद ही होती है। तो इंडिया के अंदर जो ये 1981 से लेके 1991 का टाइम पीरियड था, इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है और इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड। ये कब होता है, देखो, जब आपका रिप्लेसमेंट लेवल पॉजिटिव हो। रिप्लेसमेंट लेवल पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल के बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की है कि जब आपकी ओल्ड जनरेशन रिप्लेस करती है इसको प्रेजेंट जनरेशन। अगर प्रेजेंट के अंदर बच्चे 3 हैं, माँ बाप 2 हैं, तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव है। तो जब भी आपकी ओल्ड जनरेशन से प्रेजेंट जनरेशन ज़्यादा होती है तो उस समय आपका रिप्लेसमेंट लेवल पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से आपका पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आप याद रखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब आपका रिप्लेसमेंट लेवल पॉजिटिव हो। और इंडिया के अंदर 1981 का जो डिकेड है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड। तो ये आपको एक एक नंबर के लिए याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक बेसिक टर्म है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल। यहाँ पर बच्चे लिखने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो कई बार वो क्या लिखते हैं कि पेपर में नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। तो आप इसको गलत है, आप इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। कि किसी कंट्री के अंदर पर 1000 जो मेल हैं, 1000 आदमियों के कंपैरेटिवली उस कंट्री के अंदर कितनी नंबर ऑफ फीमेल है, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नाउन एज सेक्स रेशियो। तो इंडिया की अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2011 का, तो 2011 के अंदर हमारा जो मेल फीमेल का रेशियो था वो 943 पर 1000 मेल। मतलब कि अगर मेल 1000 है तो उसके पीछे फीमेल की जो काउंटिंग है 943 थी। तो मतलब ये कम थी। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा रिलीज होगा तो उसके अंदर अभी शायद जो हमारे पास लेटेस्ट जो डेटा जो 18-19 का कुछ बुक्स के अंदर भी मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले, उसमें ये लिखा था कि 927 है, मतलब ये अभी डिक्रीज हुआ है। पर जो हमारे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया है, अभी इसका डाटा रिलीज होना हमारे पास पेंडिंग है। जब भी वो डाटा आएगा तो हम उसको वैलिड मानेंगे। अभी ये फिलहाल एक डेटा है जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा था इसके ऊपर, तो ये 927 आया, तो ये चिंता का एक विषय है भारत के लिए भी। अगर हम हाईएस्ट
मेल फीमेल रेशियो देखें तो ये आपकी केरल के अंदर है। केरल के अंदर मेल मेल कम है, फीमेल ज़्यादा है। तो अगर फीमेल देखोगे तो 1094 है पर 1000 मेल के मुकाबले। तो केरल के अंदर ये ज़्यादा होने का रीज़न आपको पता है कि केरल के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। जहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर मेल फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। अब कम देखें अगर हम स्टेट वाइज तो सबसे कम ये हरियाणा के अंदर है। हरियाणा इस मैटर के अंदर बहुत पीछे है। यहाँ पर सिर्फ डेटा 879 है जो कि सबसे लोएस्ट है इंडिया के अंदर। कई बच्चों को ये लगता होगा कि बिहार बहुत बैकवर्ड स्टेट है, बहुत अनपढ़ दे वो स्टेट आपकी, यहाँ पर कम होगा। ऐसा नहीं है, आपका हरियाणा के अंदर सबसे कम है। और इस चीज़ का हमारे पास अभी देखो, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्टली एक स्कीम लॉन्च की है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो, इंडिया की गवर्नमेंट ने जब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये एनडीए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि बेटी को बचाया जाए और बेटी को पढ़ाया जाए, तो आप ये देखो कि इस स्कीम का या इस जो पॉलिसी का जो कैंपेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडिया की किस स्टेट से स्टार्ट किया होगा या किस एरिया से स्टार्ट किया होगा। तो आप देखो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है या हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, इसने इस कैंपेन को पानीपत से शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि पानीपत आपका हरियाणा में है और यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो इसीलिए इसको हरियाणा के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि हरियाणा हमारा सेक्स रेशियो के अंदर बहुत पीछे है। इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, हरियाणा का पानीपत एरिया से स्टार्ट किया गया है। और ये आपका लेटेस्ट एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि ये सेक्स रेशियो कम क्यों है। ऐसा क्यों है कि भारत के अंदर सेक्स रेशियो कम है? ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत के अंदर कम है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे 941 के आसपास है, चाइना के अंदर देखोगे 952 है, इंडिया के अंदर 943 है। तो उनमें भी फीमेल कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन रीजन क्या है? तो सबसे पहला इसका रीजन होता है माइंड सेट ऑफ पीपल। माइंड सेट ऑफ पीपल, ये नहीं कि दिमाग सिर्फ अनपढ़ लोगों के ही खराब है, कुछ पढ़े लिखे लोगों के भी माइंड सेट होते हैं। माइंड सेट का मतलब कि उनके माइंड के अंदर एक फिलॉसफी बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है, जो एक रूढ़िवादी सोच कह लो, आप ट्रेडिशन सोच कह लो, कि उसके अकॉर्डिंग वो गर्ल्स को प्रेफर नहीं करते। उनको लगता है कि कुछ सोशल ईवल्स होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ सकती है। अब जैसे फीमेल के साथ बेसिकली उनको लगता है कि उनको दाज देना पड़ेगा, अगर लड़की पैदा करेंगे तो दाज का खर्चा कौन करेगा, उसकी कल मैरिज करनी है, उसको समाज के अंदर अलग अलग तरीके से सोसाइटी के अंदर टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि लड़कियों की केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है इस मैटर के अंदर। तो उनको लगता है कि हम लड़की को कैसे संभाल पाएंगे, कल को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल के बारे में उनको पढ़ा के एजुकेशन देने के बाद उसका बेनिफिट उसको लगता है कि उसके ससुराल को होगा, हमारे को क्या बेनिफिट होगा। इसलिए लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर कई पेरेंट्स पैसा नहीं खर्च करते कि हमें तो लड़के के साथ रहना फैमिली में बाद में मैरिज के बाद, तो इसीलिए वो गर्ल्स को प्रेफर नहीं करते। तो ये कुछ सोशल ईवल्स हैं जो उनके माइंड सेट है कि हमें इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो लड़कियों को जन्म नहीं देते। इसके अलावा नेग्लेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के माइंडसेट कुछ ऐसे भी हैं कि अगर फैमिली के अंदर फर्स्ट बच्चा लड़का पैदा हो गया तो उसके बाद वो लड़की को जन्म देना प्रेफर नहीं करते। उनको लगता है कि अब लड़का हो गया ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि लड़की पैदा हो जाती है और सेकंड भी सपोज करो लड़की पैदा हो गई, तो वो लड़के का रिस्क लेने के लिए रेडी है। लेकिन लड़का होने के बाद लड़की का रिस्क लेना, ये बहुत सारे पेरेंट्स का आज भी माइंड सेट है। अब मैं अगर आपको हमारे जो बिहार के एक्स सीएम हैं लालू प्रसाद यादव, उसकी एग्जांपल दूं तो उनके पास 7 लड़कियां थी, उसके बाद जाके 8th और जो 9th नंबर पे लड़का पैदा हुआ। तो लड़के के लिए उन्होंने 7 लड़कियों का वेट कर लिया, लेकिन अगर उनके 2 लड़के पैदा हो जाते क्या वो 7 लड़कियों का वेट करते? नो। तो ये लड़कियों को नेग्लेक्ट करना माइंड सेट का ही एक पार्ट है। तीसरा रीजन आपके पास फीमेल फॉइटिसाइड। फीमेल फॉइटिसाइड को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भ्रूण हत्या। किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले ही उसको माँ के पेट के अंदर खत्म कर देना, दैट इज द फीमेल फॉइटिसाइड। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने एक टेक्निक का नाम सुना होगा, सोनोग्राफी।
सोनोग्राफी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जाता है। तो इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके अंदर डॉक्टर सोनोग्राफी या इस टेस्ट के ज़रिए आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके परिवार में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। अगर ये पता लग जाता है सोनोग्राफी में, हालांकि देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ कि ये भारत के अंदर इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस, उसको जेल तक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इलीगली तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स ये पैसे लेके ये काम करते हैं। 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए लेके जो फीमेल फर्टिसाइड से पहले इस सोनोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बता देते हैं कि इस बच्चे का जेंडर मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होता तो पेरेंट्स उसको पहले ही लड़कियों को पेट में ख़त्म कर देते हैं। तो ये समस्या की वजह से भी, इस टेक्निक की वजह से भी काफ़ी हद तक जो सेक्स रेशियो है वो भारत के अंदर कम है। इसके बाद नंबर 4 पर रीज़न आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फीमेल की काउंटिंग इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि बर्थ देते समय बहुत सारी जो मदर्स हैं उनकी ही डेथ हो जाती है। मदर की डेथ होने की वजह से नंबर ऑफ फीमेल्स कम हो रही है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर या कुछ अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर सेक्स रेशो कम है। तो यहाँ पर मैं वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। जल्दी ही इस चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट है जो वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगा। जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए, इन कंसेप्ट को आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें, इनको रिपीट करें बार बार, और इसके रिलेटेड ही आपको जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो वीडियो के मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके कौन से जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं, उन सब के बारे में जो डिस्कशन है वो जल्दी ही हम वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो आप ये वीडियो को प्रॉपर विदाउट स्किप किए देखिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए।